नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम एक स्कूल की एंट्री कर सकते हैं और यूडाइस प्लस के पोर्टल पर हम किस तरह उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्कूल मैंने ओपन कर रखा है आपके लिए। किस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यूडाइस की पोर्टल पर लॉगिन करना है, मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उधर देख लीजिए कि कैसे लॉगिन करना है। मैं आज आपको सिर्फ डाटा एंट्री कैसे करनी है और क्या क्या कैटेगरी इस पर आएगी तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन सिंह राणा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है। सेलेक्ट लैंग्वेज के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को हिंदी कर देंगे ताकि सभी चीज़ें हम आराम से पढ़ सकें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्रमांक संख्या लिखी है, मतलब 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर। DFC क्रम संख्या लिखी है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक के पॉइंट किसके अंतर्गत आएंगे। तो 1.1 से लेकर 1.14 तक जो विवरण स्कूल का है वह आएगा, उसमें हम जान सकते हैं। उसके अलावा 1.15 से 1.26 इस तरह ये पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य में हम इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर प्रपत्र का नाम जो लिखे हुए हैं वो लिखे हैं श्रेणी। अब जो श्रेणी लिखा हुआ है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं, मतलब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम यूडाइस प्रपत्र के श्रेणी मॉड्यूल में एंटर हो जाते हैं। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि 1.15 से 1.26 तक के जो पॉइंट है वो श्रेणी के अंतर्गत आए जाएंगे, जिसमें स्कूल की श्रेणी कोड, स्कूल में सबसे छोटी और बड़ी कक्षाएं वगैरह, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर संशोधित होनी है तो उस चीज़ को हम संशोधित कर सकते हैं। जहाँ पर आपका कर्सर क्लिक कर जाए वहाँ आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हाँ और ना में पूछे गए, जैसे वो 1.23 पर अगर आप देखेंगे तो क्या यह CWSN संबंधी विशेष स्कूल है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों पर लाल कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, लाल कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह प्रश्न का जवाब हाँ और ना में देना, ऐसे प्रश्नों का जवाब हाँ और ना में देना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी सिलेक्शन के यह आगे हमको नहीं जाने देगा। इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन 1 हाँ अथवा ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 नहीं में से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसी तरह देखिए जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है 1.24 में लिखा हुआ है, क्या यह शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है, हाँ या नहीं। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्शन कर देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सत्र 2020 मतलब गत वर्ष के लिए हम यूडाइस फिलिंग का ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं, और इससे पहले 2019 का भी हमने पिछले वर्ष यूडाइस फॉर्म भरा था। तो उसमें क्या हुआ था कि जितनी भी स्कूल्स की जो भी जानकारियाँ थीं वह ऑटोमेटिकली इस सत्र के लिए ओपन हो जाएंगी। बस इस बार आपके जो भी चेंजेस होंगे जो गत वर्ष के हिसाब से, जैसे आपके RT में एडमिशन अशासकीय शालाओं में हुए हैं, अशासकीय शालाओं के फैकल्टीज़ मतलब टीचर्स बदलेंगे, अगर कुछ नए टीचर्स आए हैं या कुछ टीचर्स गए हैं। इसके अलावा यदि टीचर्स के साथ साथ यदि एनरोलमेंट, आपका एनरोलमेंट की कैसे थी इस साल की रही तो एनरोलमेंट बदलेगा, और भी छोटी मोटी चीज़ें आपको बदलना पड़ेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें जो जानकारियाँ एज इट इज़ सेम है, जिन पर कोई चेंजेस नहीं करना, वो 2017 19-20 से आ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब इसको पूरा भर लेते हैं और भर लेने के बाद अब नीचे देखेंगे जमा करें और आगे बढ़े, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसको सेव करके हम आगे प्रोसीड के लिए कर सकते हैं। तो देखिए ये सेकंड मॉड्यूल में आ जाता है जिसका नाम है भाषा। यहाँ भाषा संबंधित सभी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी फिल्ड आ रही हैं। इसमें कुछ चीज़ें जैसे शिक्षक दिवसों की संख्या, कितने दिन गत वर्ष स्कूल में चला है ना, उसमें कितने मिनट तक बच्चों के लिए प्रतिदिन स्कूल खुला और अध्यापकों के लिए कितने समय रखा गया। तो ये सब चीज़ें भरनी पड़ती हैं, हर साल के लिए भरनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी कितनी है,
तो इस तरह की चीज़ें हमको यहाँ पर भरनी पड़ सकती हैं। और क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है, हाँ या ना, तो इस तरह से हम इसको हाँ ना करते हुए जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम अगले मॉड्यूल पर आ जाते हैं और अगले मॉड्यूल पर जैसे यहाँ पर आरईटी अधिनियम की धारा के अंतर्गत पूछे गए हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अशासकीय शाला है तो अशासकीय शाला के अंतर्गत हमको आरटी के अंतर्गत जितने भी नामांकन हुए हैं उनकी कुल संख्या भरनी पड़ती है, जो कि पूर्व प्राथमिक के लिए अलग है, कक्षा 1 2 3 4 5 इस तरह से ये है। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पर फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 5th तक शो होंगी। और इस तरह से यदि आपके स्कूल में कोई सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग हैं, सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग वाला, तो वो उनके लिए EWS की संख्या भी यहाँ पर पूछी जा रही है। इसे भरते हुए हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको कक्षा मतलब स्कूलों में भौतिक सुविधाएं कितनी हैं और उपकरण क्या हैं इस स्कूल में, मतलब इस भवन की स्थिति क्या है, भवन के प्रकार क्या हैं, है ना, कितने कक्ष हैं, है ना, और यहाँ पर क्लासरूम्स का क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें यहाँ पर भरनी पड़ती हैं। और इसके लिए अलग अलग है क्या, क्लासरूम पूर्व प्राथमिक के लिए अलग है क्या, प्राथमिक के लिए अलग है क्या, तो ये सब चीज़ें इसमें डालनी पड़ती है। कक्षाओं की स्थिति क्या है, ये सब इनमें आप अपने स्कूल की स्थिति जांचिए, देखिए और उस अनुसार इसको हाँ ना भरते हुए, संख्यात्मक भरते हुए इसको सीधे जमा करें और आगे बढ़ें। वैसे यह जानकारी बिल्कुल एज इट इज़ रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, अधिकतर नहीं आता। शौचालय से संबंधित चीज़ें यदि एक वर्ष में मतलब लास्ट सेशन और इस सेशन के बीच में यदि शौचालय आपने निर्माण किया हो या कोई नए शौचालय बनवाए हों स्कूल में, तो आपको शौचालय की स्थिति भी यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, शौचालय में आपको CWSN के लिए अलग है और गर्ल्स बॉयज़ बार देनी है आपको, इनकी संख्या यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह यूरिनरी मतलब मूत्रालय के ब्यौरे भी आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और आप देखेंगे तो शौचालय संबंधित कुछ हाँ और ना, जैसे क्या स्कूल पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, इस तरह से पेयजल के स्रोत क्या हैं, हेड पंप है, सुरक्षित कुएँ हैं, असुरक्षित कुएँ हैं, नल पानी है, बोतल का पानी इत्यादि। यदि इस प्रकार की सुविधाएं आपके हैं तो आप वहाँ पर इसका चयन कर लीजिए। RO के विषय में पूछा गया तो ये सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर देते जाइए। 2.1.12 में स्कूल और पुस्तकालय की स्थिति पूछी गई है, जैसे पुस्तकालय है, बुक बैंक है, पढ़ने का स्थान है, तो इस तरह की चीज़ें भी हम यहाँ पर डालकर अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, जमा करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, जब हम आगे आते हैं तो स्कूल में भौतिक सुविधा उपकरण की 2.2.3 पूछता है कि ऑडियो वीडियो विजुअल संबंधित प्रणाली या बायोमेट्रिक संबंधित प्रणाली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को हाँ नहीं करने का ध्यान, हम इसको भी आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण के बारे में यहाँ पूछा गया कि क्या स्कूल में निम्नलिखित वस्तुएं हैं। तो यदि आपके स्कूल में कोई भी इन चीज़ों को देख लीजिए, CWC जैसे इंटरनेट सुविधा पूछी गई है, वेब कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सभी चीज़ें यदि मौजूद हैं आपको यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा। और अब यदि आप लेक्चर पढ़ाने के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ करना पड़ेगा, और कितने घंटे उसका उपयोग करते हैं वो घंटे बताने पड़ेंगे और उसको जमा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह हम अगला मॉड्यूल में आ जाते हैं कि मौजूद शिक्षक कितने हैं इस स्कूल में। तो इस स्कूल के शिक्षकों की जानकारी हमको पहले यहाँ संख्यात्मक देनी पड़ेगी। हमारे पास 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक नियमित शिक्षक होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक होते हैं, मतलब संविदा शिक्षक। और इन सभी शिक्षकों के पास आधार कार्ड पूछा गया है कि कितने शिक्षकों के पास आधार कार्ड है। तो लगभग सभी के पास आज की डेट में आधार कार्ड है, तो जितने शिक्षक रहेंगे उतने ही आधार कार्ड भी संख्यात्मक रहेगा। और इसको आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीचर्स अपडेट करने का मॉड्यूल आएगा। तो टीचर्स की जानकारी अब आपको यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पूरे 6 में से 6 टीचर्स दिखाए जाएंगे। आपको प्रत्येक टीचर को एडिट करना है, प्रत्येक टीचर को एडिट करना है। जब आप एडिट करके उसकी जानकारी भरेंगे तो उसकी स्थिति सेव करने के उपरांत कंप्लीट दिखाई देगी, और अगर वह एडिट नहीं किया, मतलब उस पर संशोधन नहीं हुआ है, तो वह नॉट कंप्लीटेड की श्रेणी में दिखाता है। अब नॉट कंप्लीटेड टीचर की श्रेणी को एडिट करने के लिए आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शिक्षक के संबंधित सभी फील्ड्स को भरना है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक कोड यदि हो तो शासकीय शालाओं के लिए कोड नहीं होता है, शासकीय शालाओं के लिए कोड होता है। तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से भरना है, शिक्षक का नाम देखना है, उसका लिंग, जन्मतिथि वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर उसके हिसाब से किन किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, विषय क्या है उनके, और उनके लिए कितना प्रशिक्षण दिया गया है, उनको गणित का विषय का स्तर क्या है, अंग्रेजी का स्तर क्या है, विज्ञान विषय का स्तर, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर का उपयोग आता है कि नहीं आता, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें भर लेने के उपरांत जमा करना है, आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि यह शिक्षक की जानकारी अद्यतन हो जाएगी और इसी तरह हमको प्रत्येक टीचर की जानकारी को अद्यतन अर्थात एडिट करना है। कोई भी चेंजेस अगर होते हैं तो उनको चेंज करना है। यदि कोई शिक्षक आपके स्कूल को, संस्था को छोड़कर चला गया है तो उसके डाटा को आप यहाँ से डिलीट मार सकते हैं। आप सिंपली डिलीट का बटन दबा दीजिए और वो शिक्षक सूची में से हट जाएगा। यदि कोई शिक्षक आप नया ज्वाइन कराते हैं, उस शिक्षक की जानकारी अगर आपको जोड़नी हो तो आप जोड़े बटन पर क्लिक करके उस शिक्षक की सारी जानकारी को यूडाइस प्लस में जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। अब आप जब सभी शिक्षक का हो जाए तो आपको पूर्ण रूप से चिन्हित करना है और इसको सुरक्षित करते हुए इस मॉड्यूल से आगे बढ़ना है। यहाँ पर नामांकन संबंधित 4 जानकारियाँ पूछी गई हैं। ध्यान दीजिए साथियों, नामांकन एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और नामांकन जो है हमारा 4.1.1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें हैं, LKG और UKG, और उसके बाद LKG और UKG की बालक बालिकाओं की संख्या दीजिए। अगला मॉड्यूल बोलता है कक्षा प्रथम में नए दाखिल, अर्थात आपके नए एडमिशन कितने हुए हैं उनका बालक बालिका और उम्रवार, यह 5 से कम, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 से अधिक उम्र के बालक बालिकाओं की संख्या दीजिए। आप यहाँ पर ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जिन्होंने आपके स्कूल को रिपीट किया हो या दूसरा स्कूल ले लिया हो या कोई आंगनबाड़ी केंद्र से आए हैं। इस प्रकार की संख्या डालते हुए आप इसको सेव करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन अर्थात जनरल, ST, SC, OBC वाइज आपको प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं की संख्या डालनी है, अर्थात आपके किस कक्षा में किस जाति का बालक है, कितने संख्याएं, उनकी संख्यात्मक आंकड़े को यहाँ पर प्रविष्ट करते हुए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके किस तरह से टोटल इतना इनरोलमेंट आपका बनता है। उसके बाद यदि आपके पास अल्पसंख्यक अर्थात कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी अथवा जैन हो तो उनकी संख्या अल्पसंख्यकों में डाल करके यहाँ सुरक्षित करना है। नीचे आए, नीचे ग में आप देखेंगे कि कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले और BPL श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या डालना है। तो अर्थात कुल नामांकन में से कितनों के पास आधार कार्ड, कितनों के पास BPL कार्ड है, तो यह संख्या आपको सभी की डालनी है। और कुल नामांकन में से ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या डालनी है, जहाँ तक है यहाँ पर अधिकतर 0 ही आती है, और इसे जमा करना है और इसको सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ आपको एक बार एनरोलमेंट बताएगा और आपको माइनॉरिटी की संख्या बता के आगे बढ़ेगा। अब आप देख पाएंगे कि आपका कुल नामांकन जो आ रहा है वो इतना है, और वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु और वर्ष में, तो आपको यहाँ पर कक्षावार आयु अनुसार संख्या डालनी होगी। अर्थात अब आपके पास जो बच्चे हैं कक्षा में किस किस उम्र के बालक बालिकाएं हैं, 5 से कम हैं, 5 साल के हैं, 5 से कम हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, बालक हैं अथवा बालिकाएं हैं। तो इस तरह से ये पूरा टेबल का चार्ट उसका भर के आपको पूरी दर संख्या से इसका मिलान, मतलब जैसे यहाँ पर 7 बालक हैं कक्षा 1 में, तो आयु वर्ष भी वो 7 टोटल उसका आना चाहिए। देखिए टोटल में 7 आ रहा है।
तो इस तरह से प्रत्येक कक्षा का बालक बालिका का टोटल आपका यहाँ पर मिलान करते हुए आप जमा करें और आगे बढ़ें। साथियों, आगे मॉड्यूल पर हम देख पाते हैं कि इस तरह आपके पास माध्यम, यदि आपका एक ही माध्यम है हिंदी, तो हिंदी के पूरी जनसंख्या आपकी हिंदी की ही होगी। अगर आपके पास 2 माध्यम है अंग्रेजी, तो आपके यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दिखेगी। तो कितने बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं, कितने हिंदी मीडियम के हैं, आपको ये डालना पड़ेगा। यदि आपके और माध्यम में जैसे मदरसा है, संस्कृत है, उर्दू है, तो आपके वो मीडियम भी यहाँ दिखेंगे। आपको उन बच्चों की संख्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज फिल करनी है, कैटेगरी नहीं, कक्षा वाइज, जेंडर वाइज फिल करनी है और उसको आगे सेव करते हुए बढ़ना है। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर रिपीटर्स का अर्थात, रिपीटर्स का मतलब ये है कि ऐसे विद्यार्थी जो गत वर्ष फेल हो गए या इस साल कक्षा रिपीट कर रहे हैं। रिपीटर्स मतलब सेम क्लास को रिपीट करने वाले विद्यार्थी कितने हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको उनको सामाजिक श्रेणी के अनुरूप, उनके जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी अनुरूप उनको यहाँ पर डाल के जमा करना है, सेव करना है। और उसमें से कितने अल्पसंख्यक हैं, तो रिपीटर्स का भी एक अलग मॉड्यूल यहाँ पर बना के दिया गया है। यदि कोई विद्यार्थी रिपीट कर रहा है क्लास को, तो उसकी जानकारी आपको एसटी वाइज और फिर उनमें से भी अल्पसंख्यक की जानकारी यदि हो तो भरना है। इसके बाद जब आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको 4.6 में विशेष जरूरत वाले बच्चों को चिन्हांकन करना है। तो उसमें से आपके पास पूर्व प्राथमिक में कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 में बालक बालिकाओं की संख्या पूछी है कि ब्लाइंड कितने हैं, लो विजन कितने हैं, हियरिंग इम्पायर्ड, मतलब जो भी विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बच्चे हैं, CWSN बच्चे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आपको प्रेषित करनी है, डाली जानी है और जमा करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा अर्थात कक्षा 5वीं के लिए जो गत वर्ष परीक्षा हुई थी उसका वार्षिक परिणाम क्या था। तो आपके यहाँ पर कैटेगरी है सामान्य जाति के बालक बालिकाएं, अनुसूचित जाति के बालक बालिकाएं, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाएं। कक्षा 5 में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी, उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए और 60 से ज़्यादा कितने ने मारा। तो क्योंकि 5वीं की रिजल्ट आपका जैसा भी था, आप उस हिसाब से उसको भर दीजिए। इस केस में यदि जनरल प्रमोशन हुआ है तो जनरल प्रमोशन में क्योंकि सभी 5वीं के विद्यार्थी पास हो गए थे, तो उनके जनरल प्रमोशन के हिसाब से सभी को पास दिखाना है और आगे बढ़ना है। यहाँ आप देख पाएंगे प्राप्ति और व्यय के बारे में लिखा है कि आप स्कूल को कहाँ से वित्तीय सहायता मिलती है। क्या स्कूल को NGO से कोई सहायता मिलती है, क्या स्कूल को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहायता मिलती है, समुदाय सहायता मिलती है, अन्य सहायता मिलती है। तो इस हिसाब से उसको आपको स्कूल के हिसाब से उसको करना है। तो यदि स्कूल को किसी गैर सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सामुदायिक या अन्य से कोई वित्तीय सहायता मिलती है, तब उसका आपको यहाँ पर नाम और राशि लिखनी है। अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर नहीं सिंपली कर देना है। और 8.3 में आप देखेंगे कि क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजी का रखरखाव कर रहा है, अर्थात यदि उसके पास ICT की मदें हैं उसके लिए कोई पंजी है, या खेल उपकरण के लिए कोई पंजी है, या पुस्तकालय और किताबों के लिए कोई पंजी है, तो इस हिसाब से अगर कुछ मेंटेन हो रहा हो तो आप यहाँ पर उसको हाँ कर दीजिए, अन्यथा ना करते हुए जमा करें और आगे बढ़ें। तब आप आगे देखेंगे कि आपको स्कूल सेफ्टी के नॉर्म्स मिलेंगे भाग 11 में, और इस सब चीज़ों को आपको एक बार पढ़ना है, ये 11.11 तक। और इन चीज़ों में जैसे आप पढ़ पाएंगे कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयारी कर रहा है, क्या संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा ली गई है, गैर संरचनात्मक सुरक्षा परीक्षा ली गई है, CCTV कैमरा उपलब्ध है, अग्निशामक यंत्र लगा है, सुरक्षा नोडल है ना, विद्यार्थियों को स्कूल सेफ्टी व आपदा तैयारी में स्कूल में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर हाँ और ना में उसको आपको करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख पाएंगे कि क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है। तो ये सरकारी स्कूलों का है और इस तरीके से इसको करते हुए आपको जमा करना है और पूर्ण करना है। जमा करते ही पूर्ण करते ही यह डाइस पूरी तरह से संकलित हो जाता है, अर्थात यह डाइस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।
अब आप इसके बाद आपको भरे गए डाटा का सत्यापन करना है, भरा हुआ DFC डाउनलोड करना है, स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करना है और स्कूल डाटा को प्रमाणित करना है। यह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भरे डाटा का सत्यापन कैसे करना है, DFC डाटा कैसे करना है और प्रमाणित कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।